हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट वीडियो था दैट इज लेक्चर नंबर मेरा 18 जो था, तो उस लेक्चर के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो आपका मतलब वहां पे देखो एक टेबल जो था दोस्तों, जिसके अंदर वहां पे आपको कुछ उन्होंने चीजें दी थी और वहां पे आपको ये फाइंड आउट करना था कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा टाइप्स ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो टेबल था वो वहां पे मैंने आपको कंप्लीट करके दिया था और साथ साथ में लास्ट लेक्चर में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड वाला टॉपिक था वो भी मैंने वहां पे आपको सिखा दिया था। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में वहां पे हम लोगों ने ये देखा था दोस्तों कि ऐसे कौन सी चीजें होती है जिसके ऊपर वहां पे हमारी किसी भी गुड्स या सर्विस की जो डिमांड है वो क्या है बोलो, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो यस, जो भी अपना डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड था दोस्तों, वहां पे मैंने आप सभी लोगों को टोटल मिला के 11 पॉइंट जो थे बेटा वो वहां पे मैंने आपको बढ़ाए थे। ठीक है, अभी ये जो भी मेरा अगला वीडियो होगा ना बेटा, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है जो है दैट इज आपका डिमांड एनालिसिस वाला चैप्टर, राइट। तो उसका एक टॉपिक है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वहां पे नाम है दोस्तों आपका लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा टॉपिक बोलो? लॉ ऑफ डिमांड। ये मैं वहां पे आपको सिखाने वाला हूं और साथ साथ में वहां पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना, दैट इज व्हाट एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ये भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज सब लोग वहां पे आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको लेके बैठो और उसके पेज नंबर 21 पे वहां पे आप लोग आ जाओ। चलो, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं कि मुझे बताओ? सो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया सबसे पहले, इतना याद रखना बेटा कि जो भी आपका लॉ ऑफ डिमांड है ना, तो उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है बोलो? अल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने। प्लीज वहां पे ये अंडरलाइन करके रखना, ये वहां पे आपको जो भी अगर एमसीक्यू वगैरह आता है कुछ, तो उसके अंदर ये आपको मे बी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना बेटा कि लॉ ऑफ डिमांड वहां पे किसने इंट्रोड्यूस किया बोलो? अल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट ने वहां पे ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड, उन्होंने वहां पे एक बुक लिखा है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा बुक लिखा है मुझे बोलो? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का उन्होंने वहां पे एक बुक लिखा हुआ है और ये बुक के अंदर वहां पे उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बहुत सारी चीजें हमको बताई हुई है। ठीक है, अभी ये जो बुक है ना बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करके, ये उन्होंने पब्लिश की थी 1890 में। कब पब्लिश की थी बोलो? 1890 में। ठीक है, अभी देखो ये लॉ ऑफ डिमांड वहां पे क्या बात करता है, तो सबसे पहले इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी मैं वहां पे आपके साथ लॉ ऑफ डिमांड की बात करूंगा ना, तो ये टाइम पे यहाँ पे मुझे बस दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना है। कितनी चीजें? दो। मतलब क्या? पहले ध्यान रखो कि जब भी अपन लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे ना बेटा, तो वो टाइम पे मुझे सिर्फ वो गुड्स का जो प्राइस है, ये पहला चीज, और वो गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये दोनों का ही मुझे वहां पे रिलेशनशिप देखना है। समझ में आया? इसका मतलब याद रखना कि जब भी अपन वहां पे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, वो टाइम पे प्राइस एंड क्वांटिटी छोड़ के बाकी की जितनी भी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, या मैं बोल सकता हूं टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर हो गया, या मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, जो अपन ने अलग अलग डिटरमिनेंट्स पढ़े थे ना अभी पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो वो सारे डिटरमिनेंट्स एक्सेप्ट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आपके सब क्या रहेंगे बोलो? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, मतलब इतना याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड वहां पे सिर्फ किसी भी गुड्स का प्राइस और उसका क्वांटिटी डिमांडेड, इसके ही रिलेशनशिप के बारे में क्या करता है बोलो? बात करता है। समझ में आया? अब ये क्या बात करता है तो देखो, तो ये यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स मतलब प्राइस छोड़ के बाकी के जितने भी आपके डिटरमिनेंट्स थे वो सारे क्या रहेंगे बोलो? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अभी देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है बेटा, तो लॉ ऑफ डिमांड हमको ये बोलता है कि जब भी वहां पे किसी भी गुड्स का प्राइस अगर ज्यादा होगा, जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर हाइयर होगा बेटा, तो वो टाइम पे वो गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा, वो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कम रहेगा। समझ में आया? जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर ज्यादा होगा, तो वो गुड्स का क्वांटिटी डिमांडेड कैसा होगा बोलो? कम होगा। ये पहला पॉइंट समझा। और दूसरा आपको याद रखना है कि जब भी वहां पे कोई भी गुड्स का प्राइस अगर कम होगा, तो वो टाइम पे वो गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसा रहेगा बोलो? ज्यादा रहेगा। समझ में आया? हमेशा याद रखना, whenever price is higher at that time quantity demanded will be less। यस, एकदम बराबर। जब भी वहां पे प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रहेगा बोलो? ज्यादा रहेगा। इतना समझ में आया? तो याद रखना बेटा कि जो भी आपका किसी भी गुड्स का प्राइस होता है और उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है,
ये दोनों के बीच में जो भी वहां पे रिलेशनशिप रहता है, क्या रहता है मुझे बोलो, जो भी वहां पे रिलेशनशिप रहता है बेटा, ये रिलेशनशिप हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। ये हमेशा कैसा रहेगा मुझे बोलो, इनवर्स निगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। समझ में आया? एक बड़ा तो दूसरा कम, दूसरा बड़ा तो पहला कम। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या करना है बोले, ऐसा हमको याद रखना है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। मैं वापस बोला, अदर फैक्टर मतलब प्राइस छोड़ के बाकी के जो भी डिटर्मिनेंट्स है वो हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इफ द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, मतलब जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड विल बी राइजेस, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जो भी प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा, ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है बोले, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा है मुझे बोले, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। इतना याद रहेगा कि मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो एकदम आसान है, इतना याद रखना। लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने कौन सा बुक लिखा? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब इंट्रोड्यूस किया? 1890 में। समझ में आया क्या? प्राइस यानी क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू, मतलब क्या, किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड है वो कितना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बोलो, तो वो उसके प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है बोलो? उसके प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। इतना समझ में आया कि बताओ? अगर इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों तो मुझे जल्दी से सब लोग वहां पे कमेंट में यस करके बता दो। जल्दी से कमेंट करो हाँ सर समझ में आ गया करके, ठीक है। ओके अभी देखो यहाँ पे आगे ना अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है assumptions of the law of demand। ओके ये बहुत बार आपको एग्जाम्स में आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अभी अपन क्या पढ़ेंगे बोलो, व्हाट आर द assumptions of the law of demand, ठीक है। अभी assumption मतलब क्या रहे कि जब भी मैं लॉ ऑफ डिमांड का वहां पे स्टडी करता हूं, लॉ ऑफ डिमांड मतलब कौन सा? प्राइस यानी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का, बरोबर ना। तो वो क्या बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये आपका तभी एप्लीकेबल हो जाएगा जब नीचे दिए हुए चीजें वहां पे आप वैसा ही एज्यूम करोगे। समझ में? अगर आप ये चीजों का एज्यूम नहीं करोगे तो वो केस में लॉ ऑफ डिमांड तुम्हारा एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। आपको समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी देखो आप सभी लोगों को इतना, देखो एजम्पशन आपको याद रखना है तो क्या करने का सुनो, आप सभी लोगों को यहाँ पे 11 डिटर्मिनेंट्स मैंने सिखाए थे। ओके जैसे प्राइस था, इनकम था, सब्स्टिट्यूट गुड्स था, फिर वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, लेवल ऑफ टैक्सेशन, अदर फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे वहां पे हमने टोटल मिला के 11 डिटर्मिनेंट देखे थे, बरोबर। अभी इतना याद रखना बेटा कि जो आपके एजम्पशंस है ना, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, सुनो मेरी बात। आपके जो एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है ना बेटा, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये ना एग्जैक्टली आपके डिटर्मिनेंट जैसा ही है। एग्जैक्टली आपके कैसे बोलो, डिटर्मिनेंट जैसे ही है। बस आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे 11 डिटर्मिनेंट पढ़े थे ना, तो 11 में से सिर्फ है ना एजम्पशन के केस में 4 पॉइंट जो वो एक्सक्लूड करने के। क्या क्या एक्सक्लूड करने का? तो पहला वहां पे आपको एक्सक्लूड करने का प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या एक्सक्लूड करने का? प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो आपको एक्सक्लूड करना है। दूसरा वहां पे मैं बोलता हूं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा क्या बोलो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको वहां पे एक्सक्लूड करना है। तीसरा वहां पे मैं आपको बोलूंगा एक्सक्लूड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, कौन सा बच्चा? एडवर्टाइजमेंट। और चौथा आपको एक्सक्लूड करना है वहां पे अदर फैक्टर्स। चौथा क्या एक्सक्लूड करना है बोले, यहाँ पे आपको अदर फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे याद रखना जो डिटर्मिनेंट से बेटा वही सारे क्या है बोलो, एजम्पशन से। डिटर्मिनेंट जो है वही सारे एजम्पशन है, सिर्फ वहां पे आपको क्या करना है, तो डिटर्मिनेंट के 11 पॉइंट में से ये जो 4 पॉइंट है ना, प्राइस, नेचर, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर फैक्टर, इसको आपको बस इग्नोर करना है। एंड जो बाकी के 7 पॉइंट है, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, यस और नो, तो वो सारे के सारे चीजें आपको एजम्पशन में वैसा ही रखना एक्सेप्ट ये 4 पॉइंट। मतलब 11 में से अगर आप ये 4 माइनस करोगे, 11 में से अगर आप ये 4 पॉइंट माइनस करोगे तो आपको एजम्पशंस में कितने पॉइंट दिखने चाहिए? 7 पॉइंट वहां पे आपको दिखने चाहिए। डिटर्मिनेंट के सारे याद कर लेना, उसमें से 4 माइनस करोगे वो आपके एजम्पशंस बन जाएंगे। समझ में आया क्या?
अभी देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, कुछ चीजें हमको ऐसे स्मार्टली अगर हमने किया ना बेटा, तो हम बहुत अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए, ओके। अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, ध्यान देना बेटा। तो देखो एजम्पशंस में वहां पे क्या बोल रहा है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। देखो सीधी बात है, लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये तभी एप्लीकेबल होगा बेटा जब अपन ये दिए हुए जो चीजें ना उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब पहले जितना था और बाद में जितना है वो सेम होना चाहिए, समझा क्या। देखो अपन लॉ ऑफ डिमांड में वहां पे ना जो अपना डिमांड चेंज हो रहा है वो सिर्फ प्राइस के वजह से चेंज होना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल पहले मैं कोई प्रोडक्ट, जिसे मैं मान लो मैंगो परचेस करता था पहले, तब उसका कीमत 200 रुपया था, बरोबर, और तब मेरा इनकम मान लो 10,000 था, और बाद में मैंगो का कीमत 300 हो गया, लेकिन मेरा इनकम मान लो 2 लाख रुपया महीना हो गया, ठीक है। तो जब भी मेरा 2 लाख रुपया महीना हो गया, तब मैं आम 200 का 300 रुपया किलो हो गया, तो भी मैं परचेस करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी मेरा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये केस में लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होना चाहिए, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ना चाहिए, बराबर ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना, हमारा इनकम जो है ना अपन कांस्टेंट अगर रखेंगे बेटा, अगर मान लो मेरा पहले भी इनकम 10,000 था, अभी भी 10,000 है, तो वो केस में मुझे एक बात बोलो कि जब मैंगो 200 का 300 हो जाएगा, तब शायद मैं उसको परचेस ही ना करूं। समझ में आया कि तुमको इनकम बढ़े तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ने दो, ओके, फिर भी मैं परचेस करूंगा, समझ में आ रहा है। इसलिए हमको कुछ चीजों को क्या करना है, बोले यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो ही लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा उनको वहां पे बोलना है। आई होप आपको समझ में आता होगा मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। देखो तो अभी पहला क्या याद रखना है, बोले यहाँ पे हमको कि जो लॉ ऑफ डिमांड इज फाइंड ट्रू, ऑपरेट देन कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर आपको लगता है लॉ ऑफ डिमांड वहां पे आपको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक कर रहा है, तो वहां पे आपका जो लोगों का इनकम है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी सेम होना चाहिए, मतलब पहले जितने पॉपुलेशन थे उतना ही बाद में होना चाहिए। अभी मुझे एक बात बोलो, मान लो पॉपुलेशन अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली वहां पे डिमांड बढ़ेगा ही, प्राइस बढ़ा तो भी, समझ में आया क्या। तो इसलिए पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, बोलो सेम होना चाहिए। मैं आपको वापस बोलता हूं, ध्यान देना, जितने आपके डिटर्मिनेंट्स थे ना बेटा, प्लीज ध्यान देना, जितने आपके डिटर्मिनेंट्स थे ना, वो 11 डिटर्मिनेंट में से बस 4 पॉइंट जो है, प्राइस, नेचर, एडवर्टाइजमेंट यानी अदर फैक्टर, इसका बस ये आप बस उसमें से माइनस कर देना, और बाकी की जितनी भी चीजें वो आपका क्या हो जाएगा, बोलो एजम्पशन हो जाएगा। और बाकी की जितने भी आपकी 7 चीजें बचेंगी ना, तो वो केस में बस आपको इतना याद रखना है कि वो भी आपका क्या होना चाहिए, बोलो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं सेटिस्फाई होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइजेस है वो भी आपके सेम होने चाहिए, समझ में आया क्या। फ्यूचर में जो भी प्राइजेस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, पैशन, ये चेंज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ में आया मैं आपको क्या बोला। तो इतना ही याद रखना बेटा कि डिटर्मिनेंट्स जो 11 है उसमें से 4 माइनस करेंगे, बाकी के जो 7 है बस उसको हमको कांस्टेंट रखना है हमेशा, ठीक है। और वो जो हम कांस्टेंट रखेंगे ना, बस आपको 7 पॉइंट के पहले नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज ऐसा लिखना है, और यहाँ पे फिर ये आपके क्या बन जाएंगे, बोलो एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड बन जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने अभी तक जितनी भी वहां पे चीजें बताई बेटा, वो वहां पे सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा आगे अपन जाते 2 मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने वहां पे हमको एक डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, शेड्यूल मतलब क्या, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, याद आ रहा है। तो जब भी वहां पे आपको ऐसा बोलेगी व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, demand schedule is nothing but the tabular representation, okay, which will show the functional relationship between price and quantity demanded। ऐसे मैंने वहां पे आपको सिखाया था, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा जब भी प्राइस ज्यादा है तब डिमांड कम है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस और कम हुआ डिमांड और बढ़ रहा है, प्राइस और कम हुआ डिमांड और बढ़ रहा है, प्राइस और कम हुआ डिमांड और बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये टेबल से वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि जब भी अपना प्राइस कम होगा अपना डिमांड वहां पे बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, राइट। सो अभी देखो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप वहां पे डिमांड कर्व निकालते हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये डिमांड कर्व, देखो यहाँ पे मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, ये मेरा यहाँ पे डिमांड कर्व है। हमेशा याद रखना बच्चा, डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट, कैसा बोला मैंने आपको, लेफ्ट टू राइट, ये कैसा होता है, बोलो डाउनवर्ड होता है। लेफ्ट टू राइट कैसा होता है, बोलो डाउनवर्ड होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो आपका प्राइस है
और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो क्या है बोलो, रिलेशनशिप है बेटा, वो कैसा है बोलो, आप पे इनवर्स रिलेशनशिप है, या आप यहाँ पे आप बोल सकते कैसा है बोलो, निगेटिव रिलेशनशिप है, समझा क्या। और यही रीजन की वजह से दोस्तों वहां पे जो आपका डिमांड कर्व वो हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है, इतना समझा। अभी दूसरे एक बात हमेशा याद रखना, देखो दोस्तों जब भी आप वहां पे डिमांड चैप्टर ये पढ़ रहे हो, या इसके आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे, या इसके आगे सप्लाई एनालिसिस पढ़ोगे, या इसके आगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ोगे, ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा आपका एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला, इस पे हमेशा आपका क्वांटिटी रहेगा। अगर आप डिमांड पढ़ रहे हो तो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, अगर सप्लाई पढ़ रहे हो तो क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, समझ में आया क्या। तो एक्स एक्सिस मतलब हमेशा क्वांटिटी रहेगा, और वाई एक्सिस मतलब हमेशा क्या रहेगा बोलो, प्राइस रहेगा। वाई एक्सिस मतलब हमेशा प्राइस रहेगा। और हमेशा याद रखना डिमांड कर्व हमेशा आपका कैसा रहेगा बोलो, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड रहेगा। और अगर ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है मतलब यहां पे अपना जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड यहां पे अपना क्या हो रहा है बोलो, सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, सेटिस्फाई हो रहा है। इतना समझ में आया क्या। सिर्फ इतना याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड अगर हमको वहां पे सेटिस्फाई करना होगा तो वो टाइम पे वहां पे हमको कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा बोलो, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक मैंने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई बेटा वो आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अभी देखो ये चैप्टर में यहाँ पे अपना एक्सेप्शन बचा हुआ है, और यहाँ पे बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है। इतना कर दोगे तो अपना ये जो चैप्टर है बेटा ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 3A जो है बेटा वो वहां पे आपको 8 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। ओके सो गाइस देखो मैं वापस बोलता हूं कि जैसे मैं आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूं दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे मैं पूरा ऑनलाइन लाइव बैचेस भी कंडक्ट करता हूं। जो मेरी सारी जो बैचेस है बेटा वो गूगल मीट के ऊपर वहां पे कंडक्ट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक आपको फेस टू फेस से भी प्यारा इंटरेक्शन होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन कर रहे हो, ट्रस्ट में 2 दिन आके देखो आपको डिफरेंस ध्यान में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, आपके भी वीडियो मेरा भी वीडियो ऑन रहेगा, तो एकदम 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगी। ये क्लासेस में मैं वहां पे आपको अपने जो सेल्फ कस्टमाइज हार्ड कॉपी नोट्स है वो भी मैं आपको कुरियर से भेजता हूँ। साथ साथ में अपने लाइव क्लासेस होते हैं, हर एक क्लासेस का रिकॉर्डिंग बैकअप में आपको देता हूँ। अपना नवंबर तक सिलेबस वहां पे पूरा हो जाएगा, दिसंबर में वहां पे मैं आप सभी लोगों को पहले चैप्टर से आखिरी तक सारा कुछ वहां पे रिवाइज करवा के लूंगा। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर करेंगे, पिछले साल के बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो मतलब मैं आपको इतना बोलता हूँ, हम डेली ना 3 घंटा लेते 12 के क्लास से, आप समझो मतलब कितना डेडिकेटेडली वहां पे आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो यस अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है बेटा अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे हार्डली 2-4 चैप्टर हुए रहेंगे, जितना भी हुआ है उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और रिवीजन के टाइम पे वापस आपको सारी चीजें मैं करवा के दे दूंगा, ठीक है। हमने एक स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन होने वाले उनके लिए हमने एक अच्छा डिस्काउंट भी रखा है, ओके। तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो, और आपका जो 12th का स्टडीज हो अच्छे से वहां पे आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना। डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा एप्लीकेशन है अपने क्लासेस का, ओके, फिर और व्हाट्सएप नंबर मैंने वहां पे आपको दिया हुआ है। तो वो सारी चीजों के ऊपर आप कनेक्टेड रहना। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, मतलब जो भी आपको अपडेट रहेंगे ना तो आपको उस पे ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यस गाइस आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों, सारे फ्रेंड्स को वीडियो पक्का शेयर करना। आप अपना जो चैनल है ना बेटा सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी, इसको हमको महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल बनाना है, ठीक है। और इसके लिए वहां पे आप सभी लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग दोस्तों ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स है, अगर आपको अच्छा ऐसा लगता होगा कि नहीं सारंग सर सच में अच्छे पढ़ा रहे, तो प्लीज ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स है सभी लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय देन, टाटा।